गरीब भिखारन की जादुई झोपड़ी। रात का समय होता है। बहुत जोर से बारिश हो रही होती है। ऐसी घनी बारिश में एक औरत अपनी गोदी में एक बच्चे को लेकर रोते हुए जा रही थी। हे भगवान, ये सब तू मुझे कैसे दिन दिखा रहा है। आखिर ये सब मेरे साथ ही क्यों होना। इससे अच्छा तो तू मुझे जीते जी ही मार देता। कम से कम ये दिन तो ना देखने पड़ते। बेचारी सोनाक्षी अपने बच्चे को लेकर एक बड़े से पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है और वो बहुत बुरी तरह भीग चुकी थी। उसका बच्चा दूध के लिए रोने लगता है। अब और कोई चारा नहीं है मेरे पास। मुझे अपने मुन्ना को बारिश में ही दूध पिलाना होगा। सोनाक्षी अपने मुन्ने को दूध पिलाने लगती है, जिसके बाद वो उसे चुप कराकर फिर से चलना शुरू कर देती है। देखते ही देखते वो घने जंगलों में पहुंच जाती है, जहां उसे एक टूटी फूटी झोपड़ी नजर आती है। आज की रात गुजारने के लिए यही झोपड़ी ठीक रहेगी। सोनाक्षी अपने मुन्ना को लेकर झोपड़ी में पहुंच जाती है और उस रात वो उसी झोपड़ी में निकालती है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, सोनाक्षी को बहुत तेज भूख लगती है, जिसके चलते वो रेड लाइट पर लोगों से भीख मांगना शुरू कर देती है। मेरी मदद करो, मेरा मुन्ना बहुत भूखा है। मुझे भी बहुत जोरों से भूख लगी है। कुछ खाने को दे दो। दिन भर भीख मांगने पर भी उसे कोई भीख नहीं मिलती, जिसके बाद जैसे तैसे करके एक गाड़ी से उसे 50 रुपए का नोट मिलता है। वो उससे अपने लिए खाना खरीदती है और जंगल में अपनी झोपड़ी की तरफ जाने लगती है। झोपड़ी के बाहर उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई पड़ती है। अरे अरे, क्या ये झोपड़ी आपकी है? बेटा, ये झोपड़ी मेरी नहीं है। मैं तो बस यहाँ खाना मांगने आई थी। क्या तुम मुझे खाने के लिए कुछ दे दोगी? कई दिनों से कुछ नहीं खाया है। उस बूढ़ी औरत की हालत देखकर सोनाक्षी को उसके ऊपर तरस आ जाता है, जिसके बाद सोनाक्षी अपना लाया हुआ खाना उस बूढ़ी औरत को खिला देती है। जैसे ही बूढ़ी औरत खाना खा लेती है, वो अचानक से एक देवी माँ के रूप में बदल जाती है। डरो मत, मैं इस जंगल की देवी हूँ। कल रात मैंने तुम्हें यहाँ सोते हुए देखा, इसलिए मैं तुम्हारी परीक्षा लेने तुम्हारे पास पहुँच गई। तुम बहुत अच्छी हो। खुद ना खाकर तुमने मेरी मदद की, लेकिन तुम अपने बच्चे के साथ यहाँ क्या कर रही हो? मेरे पति ने मुझे धोखा दिया और गौरी मैडम से शादी करके उसे घर ले आया। उसने मुझे और मेरे बेटे को घर से निकाल दिया। मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं थी, इसीलिए मैं यहाँ चली आई और पूरे दिन भीख मांगकर मैंने अपने लिए खाना खरीदा था। तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। ऐसा कहते ही देवी माँ के हाथों से उस टूटी फूटी झोपड़ी की तरफ से एक रोशनी निकल पड़ती है, जिसके बाद वो टूटी फूटी झोपड़ी एक सोने के सुनहरे घर में बदल जाती है। आज से ये सोने का सुनहरा घर तुम्हारा हुआ। तुम इसमें आराम से रह सकती हो। इसके अंदर रहने की सभी सुख सुविधाएं हैं। ऐसा कहकर देवी माँ वहां से गायब हो जाती है, जिसके बाद सोनाक्षी अपने मुन्ना को लेकर उस घर में चली जाती है। अरे वाह, ये घर तो बहुत खूबसूरत है। इतना सुंदर घर तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। लेकिन अब मैं क्या करूं, क्योंकि मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। कुछ ना खाने की वजह से मैं अपने मुन्ना को दूध भी नहीं पिला पाऊंगी। जैसे ही सोनाक्षी ऐसा कहती है, उस जादुई घर के अंदर से अपने आप उसके सामने खाना प्रकट हो जाता है। खाना देखकर वो बहुत हैरान रह जाती है। अरे ये क्या? ये सुनहरा सोने का घर सोने का ही नहीं, बल्कि जादुई भी है। सोनाक्षी ऐसा कहकर उन सभी पकवान को खाने लगती है, जिसके बाद वो आराम करने के लिए कमरे में चली जाती है। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सोनाक्षी अपने मुन्ना को दूध पिला रही होती है, लेकिन जैसे ही वो अपने मुन्ना को दूध पिलाने की कोशिश करती है, उसके मुन्ने के शरीर का तापमान बहुत ज्यादा गर्म होता है। हे भगवान, मेरे मुन्ना की तो तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो मेरे मुन्ना को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए पैसे भी नहीं है। सोनाक्षी के ये कहते ही उसके सामने कई सारे नोट प्रकट हो जाते हैं। अरे वाह, इतने सारे पैसे! इन पैसों से तो मैं अपने मुन्ना को अच्छे हॉस्पिटल में दिखा सकती हूँ। ऐसा सोचकर सोनाक्षी टाइम को बर्बाद किए बिना ही डॉक्टर के पास पहुंच जाती है और अपने मुन्ना का चेकअप करवाती है, जिसके बाद डॉक्टर उसे दवाइयां लिख कर दे देते हैं। सोनाक्षी दुकान पर जाकर दवाइयां ले आती है और अपने मुन्ना को सारी दवाइयां समय से खिला देती है। कुछ ही समय में उसका मुन्ना बिल्कुल ठीक हो जाता है। भगवान, तेरा लाख लाख शुक्रिया। आज अगर देवी माँ ने मेरी मदद ना की होती तो पता नहीं क्या होता। सोनाक्षी ऐसा कहने के बाद अपने मुन्ना को अपने सीने से लगा लेती है। देखते ही देखते अब उसका मुन्ना बहुत बड़ा हो जाता है
और वो अपने बेटे को स्कूल भेजना शुरू कर देती है। उसकी जिंदगी की सारी परेशानियां लगभग खत्म हो जाती है और वो अच्छे से रहने लगती है। एक दिन सोनाक्षी अपने बेटे तरुण को स्कूल लेने जाती है। ओहो, इतनी देर हो गई। तरुण अभी तक स्कूल से बाहर ही नहीं निकला है। सोनाक्षी अपने बेटे के आने का इंतजार कर रही होती है। तभी वहां अचानक से एक गाड़ी का बहुत बुरी तरह एक्सीडेंट हो जाता है। उसी समय सोनाक्षी का बेटा तरुण भी स्कूल से बाहर आ जाता है। सोनाक्षी तुरंत उसे गले से लगा लेती है। अरे बेटा, मेरे पास रहो, उधर मत जाना। पता नहीं किसी का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है। देखते ही देखते गाड़ी के पास लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है, जिसके बाद सोनाक्षी भी उस आदमी को देखने के लिए गाड़ी के पास पहुंच जाती है। जैसे ही सोनाक्षी उस आदमी को देखती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अरे ये क्या? ये तो विक्रम जी हैं। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अगर इन्हें सही समय पर हॉस्पिटल नहीं लेकर गई तो इनकी बहुत ज्यादा खून बहने से मृत्यु भी हो सकती है। सोनाक्षी किसी तरह से विक्रम को गाड़ी से बाहर निकालती है और अपनी कार में बिठा लेती है, जिसके बाद सोनाक्षी विक्रम को हॉस्पिटल लेकर जाती है। विक्रम की हालत देखते ही डॉक्टर सोनाक्षी से कहते हैं, देखिए खून बहुत ज्यादा बह गया है, आपके पति की जान भी जा सकती है और इलाज करने के लिए कम से कम 5 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। अगर आप इतना सारा पैसा ला सकती हैं तो हम इलाज शुरू कर देंगे। देखिए डॉक्टर साहब, इन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। मैं आपको सारा पैसा ला कर दूंगी। सोनाक्षी अपने बेटे तरुण को कार में बिठाती है और अपने सोने के सुनहरे घर में पहुंच जाती है, जिसके बाद सोनाक्षी कहती है, ऐ जादुई घर, आज मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। मेरे पति हॉस्पिटल में एडमिट है। उनके इलाज के लिए मुझे पूरे 5 लाख रुपए की जरूरत है। मुझे 5 लाख रुपए दे दो। सोनाक्षी के ऐसा कहते ही जादुई सोने के घर के अंदर से उसे 5 लाख रुपए मिल जाते हैं, जिसके बाद वो उन पैसों को सीधा डॉक्टर को दे देती है। डॉक्टर साहब, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे पति को बचा लीजिए। चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब कुछ घंटे ऑपरेशन चलने के बाद डॉक्टर सोनाक्षी के पास जाकर उससे कहते हैं, आपके पति की जान बच गई है, आप चाहें तो उनसे मिल सकती हैं। जैसे ही सोनाक्षी अपने पति विक्रम से मिलने जाती है, उसका पति विक्रम हाथ जोड़कर उससे माफी मांगने लगता है। मुझे माफ कर दो सोनाक्षी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। दरअसल जिस लड़की से मैं प्यार करता था वो कोई अमीर घर से नहीं थी, बल्कि एक चोरनी थी। उसने मेरा सब कुछ चुरा लिया, जिसके बाद मैं डिप्रेशन में पहुंच गया था और मैं मरना चाहता था, लेकिन सही समय पर तुमने मुझे बचा लिया। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। हो सके तो मुझे माफ कर देना। मुझसे माफी मांगने की आपको कोई जरूरत नहीं है। ये मेरा फर्ज था जो मैंने निभा दिया, लेकिन मैं आपके साथ नहीं रह सकती। मैंने तो ये सब बस इसलिए किया था कि मेरा भगवान मुझसे नाराज ना हो, क्योंकि एक पत्नी का फर्ज होता है अपने पति के हर सुख दुख में साथ रहना। इसीलिए मैंने तुम्हारे साथ ये सब किया। अब तुम कुछ भी करो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मैं बस अपने मुन्ना के साथ ही रहूंगी। जिसके बाद सोनाक्षी अपने मुन्ना का हाथ थामती है और अपने जादुई सुनहरे घर में आकर उसके साथ खुशहाल रहने लगती है। देवरानी जेठानी के भुक्कड़ ससुराल वाले। जहां पूरा शोभेपुर गांव नींद के गहरे समंदर में गोते लगा रहा था, वहीं पाठक जी का खाऊ लाल परिवार सवेरे के 5 बजे खाने की मेज पर बैठे हुए था। वहीं किचन में काम कर रही जेसिका और दिव्या कुड़कुड़ा रही थी। पता नहीं कैसे भुक्कड़ ससुराल वालों से पाला पड़ गया है। दिन भर एक पांव पर नाचते हुए रात ढल जाती है। 12 बजे सो और 5 बजे उठो। कभी कभी तो ऐसा लगता है इन भुक्कड़ ससुराल वालों का भूख मिटाते मिटाते कहीं हम दोनों देवरानी जेठानी ही ना मर मिटे। अरे जेठानी जी, इन पेटू परिवार वालों का बस चले तो ये हमारी रात की नींद पर भी पाबंदी लगा दे। दोनों देवरानी जेठानी एक दूसरे से अपना दुखड़ा बांट ही रही थी, तभी सास शोभा बोलती है, अरे बहू, और कितनी देर लगाएगी, जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। आ गया सास का बुलावा। दोनों बहू चाय लेकर बाहर आती हैं, तभी ससुराल के सभी सदस्य फीका मुंह बनाकर बोलते हैं, ये क्या है? चाय है और क्या है? अरे मगर सूखी चाय की चुस्कियों का लुत्फ बगैर पकौड़े पराठे के फीका है। कोई बिस्किट ही ला दो। बिल्कुल भी नहीं ससुर जी, सुबह सुबह भारी भरकम खाना सेहत के लिए भली बात नहीं। वैसे भी आप सब पहले से ही बीमारियों से रिश्तेदारी किए बैठे हैं। आपको शुगर है तो माँ जी को थायराइड, दादी माँ को बदहजमी की शिकायत बनी रहती है और हमारी निकम्मी ननद की तो बात ही निराली है। ओवरलोड खाकर तेंदुए की जैसी हो गई है, मगर मजाल है डाइट पर कंट्रोल करे। ये सुनकर दादी भार्गवी नाक चढ़ाकर कहती हैं,
अरे अब क्या तुम देवरानी जेठानी के लिए मेरी पोती का पेट पहाड़ हो गया है। खबरदार जो उसके खाने पर नजर गड़ाई तो जाके नाश्ते की तैयारी करो। खाने में पुदीने की चटनी और आलू के पराठे बनाना है तुमको। और हाँ, 8 बजे इस मेज पर गर्मा गर्म खाना हाजिर होना चाहिए। एक गुणवान बहू का धर्म ही ये होता है कि वह परिवार वालों की थाली में मीठे पकवान परोसे। चलो फुटो अब। दादी सास की फटकार को दिल से लगाए बैठी दोनों देवरानी जेठानी किचन में आकर दोबारा से खाना बनाती है। जैसे ही घड़ी के घंटे की सुई 8 पर घूमती है, भूखे ससुराल वाले मेज पर कांटे चम्मच बजाने लगते हैं। जल्दी करो भाभी, भूख के मारे पेट में चूहों की फौज उधम मचा रही है। ननद को खाने के लिए खलबली मचाता देख देवरानी दांत पीसते हुए कहती है, मेरा बस चले तो चूहे मारने की दवाई से इस भुक्कड़ निकम्मी ननद का मामला साफ कर दूं। अरे मेरी देवरानी, गुस्सा करके अपना दिन खराब क्यों कर रही हो? ऐसा करने से हमारे भुक्कड़ ससुराल वाले सुधरने से रहे। दोनों देवरानी जेठानी झटपट से बड़े मेहनत के बाद बनाया हुआ खाना ससुराल वालों को परोसती हैं, जिसके साथ सभी खाने पर टूट पड़ते हैं और देखते ही देखते पराठों का बड़ा थाक सफा चट हो जाता है। तभी उनके पति बोलते हैं, जसिका, जरा एक आलू का पराठा और देना। पराठे खत्म हो गए हैं, अब यही आखिरी टुकड़ा खाओ और थाली बढ़ाओ। वैसे भी 4 पराठे खा चुके हो। अरे बड़ी बहू, ये कैसी बेढंगी बातें कर रही है तू? पराठे ही तो खत्म हुए, घर के खत्ते तो खाली नहीं पड़े। जाकर किसने कहा था नाप तोल कर खाना बनाने को? वाह सासू माँ, आप सही हैं, चित्त भी आपकी और पट भी। अरे 2 किलो आटे का पराठा पका चुके, फिर भी आप लोगों के पहाड़ जैसे पेट में वो भी कम पड़ गए। अरे हम रजनीकांत का बनाया रोबोट नहीं जो सारा दिन रसोई में चूल्हा झोंकती रहे। दिव्या, जसिका, तुम इस घर की बहू हो और एक गृहिणी की जिम्मेदारी ही खाना पकाना है। इस तरह थकी हारी देवरानी जेठानी फिर से खाना बनाती हैं। दिन बीतते जाते हैं मगर भुक्खड़ ससुराल वालों की फरमाइश जो की त्यों बनी रहती है। बहू, अरे बहू, अरे ओ देवरानी जेठानी की जोड़ी, कहाँ हो भाई? जी ससुर जी, बुलाया? हाँ, आज सर्दी कुछ ज्यादा ही है। जरा मेरे लिए अदरक इलायची कूटकर कड़क सी चाय बना दो। ससुर जी, अभी कुछ देर पहले ही तो आपने चाय पी थी। अरे मर जानियो, उस कुछ देर को घंटा भर हो गया। सर्दियों में इंसान को क्षण भूख लगती है। एक जाओ जाकर चाय बनाओ और एक जना गर्मा गर्म समोसे तलो। ससुर के साथ दादी सास की फरमाइश सुनकर जेठानी फुसफुसाती है, गई भैंस पानी में, हो गई 2 घंटों की छुट्टी। अरे क्या बड़बड़ा रही है बड़ी बहू? कुछ नहीं दादी माँ, मैं तो बस ये पूछ रही थी कि चटनी कौन सी बनाऊं, हरी की लाल? अरे मेरे लिए तो हरी चटनी बनाना। और मेरे लिए लाल वाली, खट्टी मीठी लाल वाली चटनी भाभी। बेचारी दिन भर की थकी हारी देवरानी जेठानी की जोड़ी भुक्कड़ ससुराल वालों की फरमाइश पूरी करने में भिड़ जाती है। 2 घंटे बाद, ये लीजिए गर्मा गर्म समोसे। दादी माँ, आप सिर्फ 1 समोसा खाएंगी क्योंकि ज्यादा तला भुना खाने से आपको बदहजमी होती है। बदहजमी गई भाड़ में, भार्गवी अपने भूख के साथ कोई सौदा नहीं करेगी। वैसे भी एक ना एक दिन तो खाकर मरना ही है, क्यों सत्तू? हाँ अम्मा, तब तो मैं भी शुगर को साइड में रखकर मस्त होकर लाल वाली मीठी चटनी में समोसे लपेट कर खाऊंगा। सोच कर ही मुंह में पानी भर आया। मैं तो 4 समोसे खाऊंगी। हाँ, इस तरह सास, ससुर, दादी और ननद बिना रुके खाए जा रहे थे। तभी देवरानी तीखे ताने देते हुए कहती है, अरे अब थम भी जाओ, पेट नहीं भर रहा तो क्या मुंह भी नहीं दुख रहा आप सबका? देवरानी ऐसा बोल ही रही थी तभी उनके पति दरवाजे से दस्तक देते हैं और समोसे की छीनाछीनी करने लगते हैं। अरे छोड़ दे छोटे, ये समोसा तो मेरे ही पेट की भूख मिटाएगा। जिद मत करो बड़े भैया, इस समोसे को अपने भूखे भाई के पेट में जाने दो। दोनों भुक्कड़ भाइयों को समोसे के पीछे कुत्ते बिल्लियों की तरह झगड़ा करते देखकर जेठानी बोलती है, अरे क्यों एक समोसे के पीछे दोनों भाई पागल दिवालिया बने बैठे हो? रसोई में और समोसे रखे हैं क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे ससुराल वालों की भूख बारातियों जितनी बड़ी तादाद में है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं जिसके बाद भुक्कड़ ससुराल वालों के भूख में इजाफा बढ़ने लगता है। बेचारी देवरानी जेठानी भोर के जागे जागे दिन भर अपने भुक्कड़ ससुराल वालों की खाने की अलग अलग फरमाइश पूरा करने में एक पांव पर नाचती रहती और एक दिन उकता कर बोलती हैं, बस बहुत हुआ, पता नहीं हमारे भुक्कड़ ससुराल वाले किस मिट्टी के बने हैं। जितने भी तानों भरे भीगे जूते क्यों ना मार लो, इन्हें रत्ती भर भी शर्म नहीं आती।
तुम्हारे दिमाग में कौन सी खुराफाती खिचड़ी पक रही है देवरानी जी? जेठानी जी, जब सीधी उंगली से ही ना निकले घी तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। बस अपनी देवरानी के दाव में साथ दीजिए। इस तरह रात ढल जाती है और अगले भोर जब ससुराल वाले पलके बिछाए खाने के इंतजार में बैठे रहते हैं, तभी दोनों उनके आगे सलाद से भरी थाली रखते हैं, जिसे देखकर ससुराल वाले नाक से कोड़ते हुए बोलते हैं, सलाद? आज से आप सभी सलाद का स्वाद चखेंगे। मगर क्यों? क्योंकि हम नहीं चाहती कि आप अपने जुबान के चटकारे के चक्कर में मर मिटें। तुम दोनों देवरानी जेठानी है, जलेबी की तरह टेढ़ी मेढ़ी बातें घुमाना बंद करो और साफ शब्दों में समझाओ माजरा क्या है। साफ शब्दों में ये है माँ जी कि आप सभी के दिन भर के खाने की फरमाइश के चलते आपकी तबीयत ढीली पड़ जाती है। क्यों दादी माँ, जीभ का चटकारा लगाकर बदहजमी के कारण बाथरूम के चक्कर काटना पसंद है आपको? और माँ जी, आपको भी आए दिन चावल का चस्का भारी पड़ता है जब रात को शरीर में सूजन बढ़ती है। और ससुर जी, अगर आप दिन भर में ऐसे ही 10 दफा चाय की चुस्की लेते रहे तो बिस्तर धरने से आपको कोई नहीं बचा सकेगा। और चारू, तुम अगर ऐसे ही भुक्कड़ बनकर चरती रहोगी तो एक दिन फट जाओगी, निपट जाओगी। आपको आईना दिखाना मेरा फर्ज था, अब चुनना आपको है कि आपको अपनी जीभ के जायके के साथ दवाई का बोझ बढ़ाना है या हमारे बनाए अनुसार खाना खाना है। सभी ससुराल वाले देवरानी जेठानी की बातों को गहराई से आंकने के बाद एक ही सुरताल में बोलते हैं, हमें तुम्हारे हाथों बना संतुलित खाना चाहिए। हाँ बहू, तुम दोनों बिल्कुल सही बोल रही हो। बेहिसाब खाने की बुरी लत में हम भुक्कड़ बन गए थे, मगर अब हम टाइम टेबल से खाएंगे। इस तरह चंट देवरानी जेठानी की चाल भुक्कड़ ससुराल वालों पर भारी पड़ जाती है और अब दोनों देवरानी जेठानी को दिन भर अपने ससुराल वालों की जी हुजूरी से निजात मिल जाती है। 4 देवरानी जेठानियों का एक बाथरूम। ये कहानी है पाठक परिवार की, जहाँ मक्की चूस सुधा देवी अपने 4 बेटों और 3 बहू के साथ रह रही थी। इतना बड़ा परिवार होने के बावजूद भी सुधा देवी के बड़े से घर में केवल एक ही बाथरूम था, जिसे लेकर देवरानी जेठानी के बीच हर दिन नोक-झोंक होती। बावजूद इसके सास ने दूसरा बाथरूम नहीं बनवाया। सुबह के 5 बज रहे थे, तभी अलार्म की तिथि आवाज परिणीति के कानों में पड़ते ही वह झट से बिछौने से बाहर आकर चप्पल पहनकर बाथरूम की ओर भागती है। शुक्र है अभी बाथरूम खाली है। चल परिणीति, जल्दी से पांव बढ़ा और अंदर घुस जा। परिणीति जल्दी से बाथरूम में घुस जाती है। तभी बाकी की दोनों बहू सुरभि और दीपाली भी लाइन में आकर खड़ी हो जाती हैं। कुछ देर बाद दीपाली जोर जोर से दरवाजा खटखटा कर कहती है, अरे जेठानी जी, बाथरूम के अंदर ही जम गई हो क्या? जल्दी बाहर आओ, मेरे पेट में हलचल हो रही है। हलचल हो या बुलबुले छूटे, मैं तो तसल्ली से हल्का होकर ही बाहर आऊंगी। दोनों देवरानी जेठानी बाथरूम के बाहर लाइन में खड़ी दरवाजा खुलने का इंतजार कर रही होती हैं कि उनकी सास सुधा पेट पकड़कर भागती हुई आकर जोर शोर से दरवाजा पीटने लगती है। अरे मर जानी, जल्दी बाहर आ, वरना मेरे पेट में उठ रहे बुलबुले यहीं बाहर आ जाएंगे। माँ जी, हम दोनों देवरानी जेठानी पिछले 15 मिनट से खड़ी हैं और आप आगे आकर खड़ी हो गई। अरे चुप करो तुम दोनों। अरे परिणीति बहू, जल्दी बाहर आ, वरना मेरे अंदर का फव्वारा यहीं फूट जाएगा। अचानक से बाथरूम का दरवाजा खुल जाता है और परिणीति बाहर आकर बोलती है, माँ जी, आपके हल्ला मचाने से बाथरूम में बैठा इंसान क्या झट से हल्का हो जाएगा? कितनी बार कहा माँ जी कि हम बहुओं के लिए अलग अलग बाथरूम बनवा दीजिए ताकि रोज रोज की परेशानी से पीछा छूटे। अरे तुम्हारे बाप ने क्या नोटों के बंडल थमाए हैं मुझे, जो तीनों बहू को अलग अलग बाथरूम बनवाऊं? चल हट, अब जाने दे मुझे, कब से गड़बड़ी हो रही है पेट में। सास तेजी के साथ बाथरूम में जाती है और दोनों देवरानी जेठानी देखती रह जाती है। तभी दीपाली बोलती है, कुछ दिनों के बाद ये बाथरूम शेयर करने की समस्या और ज्यादा बढ़ जाएगी। बस विपुल की शादी में 1 ही हफ्ते तो बचे हैं, पता नहीं 4-4 देवरानी जेठानी एक बाथरूम में कैसे काम चलाएंगे। समय गुजरता है, जिसके साथ सुधा के चौथे बेटे की शादी दीप्ति से हो जाती है और शादी की पहली सुबह जब दीप्ति नहाने के लिए बाथरूम में आती है तो बाकी की 3 देवरानी जेठानी को लाइन में लगा देखकर कहती है, अरे जेठानी, देवरानी, आप तीनों बहू ये बाथरूम के बाहर क्यों खड़ी हैं? इस पर सुरभि अपनी देवरानी को अटपटा सा जवाब देते हुए कहती है, जाहिर सी बात है दीप्ति, बाथरूम के भीतर भंडारा तो बट नहीं रहा होगा जिसे लेने के लिए हम लाइन में लगी हैं। हल्का होने के लिए खड़ी हैं, क्योंकि इस घर में सिर्फ एक ही गुसल खाना है, नहाना धोना और हल्का होना इसी बाथरूम में होता है।
4 बहू के बीच एक बाथरूम देखकर दीप्ति को ये बात खटक पड़ती है और वह अपनी सास से कहती है, माँ जी, अपनी चारों देवरानी जेठानी के लिए अलग अलग कमरे बनवाए हैं, फिर बाथरूम एक क्यों? अरे नहीं बहू, भांग खाली है क्या भोर सवेर? भगवान का भजन जपना चाहिए, फिर तू बाथरूम का राग क्यों छेड़ रही है? क्योंकि माँ जी पूरे 2 घंटे इंतजार करने के बाद मुझे ब्रश करने का मौका मिला और एक बार घड़ी की ओर नजर घुमा कर देखिए 12 बज रहे हैं, मगर अब तक ना तो बाथरूम खाली हुआ न मेरी नहाने की बारी आई। जेठानी जी कपड़े धो रही हैं। पिटे मुंह तेरे, एक बाथरूम के पीछे बखेड़ा खड़ा कर रखा है, थोड़ा धीरज रख। सास बड़ी ही सफाई के साथ बाथरूम की बात तो टाल देती है। दिन बीतते हैं मगर बाथरूम की समस्या ज्यों की त्यों बनी रहती है। हालात इस कदर खराब होने लगते हैं कि चारों देवरानी जेठानी के बीच आए दिन जंग छिड़ने लगी। एक सुबह, बिल्कुल नहीं, आज सबसे सुबह मैं उठी हूँ और इसलिए मैं बाथरूम से नहा धोकर ही निकलूंगी। अब इस बाथरूम और मुझे बख्श दो। दीप्ति जैसे ही बाथरूम बंद करने वाली होती है तभी दोनों जेठानी और देवरानी दरवाजे को अंदर की ओर धकेलने लगती हैं। दम लगा के हाईशा, दम लगा के हाईशा। शोरगुल सुनकर सास बाहर आती है और बोलती है, हे राम, अरे मरजानियों, क्यों सवेरे सवेरे घर को मछली बाजार बना रखा है? ये सवाल आप अपनी चौथी चहेती बहू से ही पूछ लीजिए ना माँ जी। हल्का होने के बीच में नहाना धोना सूझ रहा है इसे। वो क्या है ना माँ जी, मुझे अपनी जेठानी के जैसे मैल जमा करने का कोई इरादा नहीं। मैं भी देखती हूँ, आज मैं नहीं तो कौन? दीप्ति की बच्ची, बस एक बार बाथरूम में घुस कर दिखा, तेरी बैंड ना बजाई ना तो मैं भी परिणीति नहीं। दोनों देवरानियों के बीच बाथरूम को लेकर बहसबाजी शुरू हो जाती है। अरे बस करो मेरी निकम्मी बहू रानी, एक बाथरूम के पीछे लड़ाकू लुगाइयों की तरह लड़े जा रही हो। मेरे पास एक हल है जिसमें हल्का होना और नहाना धोना साथ में निपट जाएगा। वो कैसे माँ जी? जब तुम चारों बहू एक साथ बाथरूम इस्तेमाल करोगी, जिसको हल्का होना होगा वो हल्का होगा और जिसे नहाना धोना हो वो नहाएगा, जिसे दांत मांजना होगा और जिसे कपड़े धोने होंगे वो भी हो जाएगा। ये सुनकर देवरानी जेठानी कहती है, बिल्कुल भी नहीं, मैं इन जलकुकड़ी जेठानी के साथ किसी भी कीमत पर बाथरूम नहीं बांटूंगी। जब ये बाथरूम से बाहर निकलती हैं तो ऐसा लगता है जैसे विस्फोटक मिसाइल फूट गई हो, पता चले मैं बाथरूम में ही बेहोश हो जाऊं। अरे हम भी तुम्हारे साथ बाथरूम में जाने को मरी नहीं जा रही माँ जी, बेहतर ये होगा कि आप हमारे लिए अलग अलग बाथरूम बनवा दें। अलग अलग बाथरूम बनाने की बात सुनकर सास दस से मस नहीं होती और मरकत्ता दिखाती हुई बोलती है, चुप करो चारों, अरे तुम्हारी सास कोई टाटा बिरला नहीं जो कहने भर से चट्टे से बाथरूम बन जाए। एक बाथरूम बनाने और टॉयलेट सीट बिठाने में लाख रुपए का खर्चा बैठता है। या तो चारों देवरानी जेठानी सीधे मन से एक साथ बाथरूम का बंटवारा करो, या जिसको परेशानी हो वो सुलभ शौचालय और स्नान घर का रास्ता खोज ले। सास अपना फरमान जारी करके चली जाती है। चारों देवरानी जेठानी के पास बाथरूम में एक साथ काम करने के सिवा कोई चारा नहीं बचता। आखिर में तीनों बहू इस बात से उकता कर बोलती हैं, बस बहुत हो गया, अब तो बाथरूम की समस्या बर्दाश्त से बाहर है। हमारी सास टेढ़ी खीर है, वो बाथरूम नहीं बनवाएगी, मैं तो मायके जा रही हूँ। इस तरह एक बाथरूम की बदहाली के कारण तीनों बहू मायके चली जाती हैं और सास देखती रह जाती है। समय बीतता है, देखते ही देखते 6 महीने बीत जाते हैं, मगर तीनों बहू ना लौटने की जैसे ठान कर बैठ गई हूँ। माँ जी, इतनी कंजूसी करके कहाँ जाएंगी? अगर आप बाथरूम नहीं बनवाएंगी तो मेरी देवरानी जेठानी मायके में ही जमी रहेंगी। कहीं बात रिश्ते के खात्मे पर बन गई तो लोगों में ये बात बह गई, एक बाथरूम के पीछे ऐसा हुआ तो जात बिरादरी में कितनी बदनामी होगी। अपनी छोटी बहू की सूझबूझ भरी बात सुनकर मक्खी चूस सास की मक्खरता जैसे मर मिट जाती है और वो फौरन ही अपनी चारों बहू के लिए बाथरूम बनवाती है। दीप्ति अपनी देवरानी जेठानी से ये खबर बयां करती है, जिससे सुनकर तीनों बहू के मन में बसी बाथरूम की परेशानी खत्म हो जाती है और वह ससुराल लौट आती है। माँ जी, हम तीनों को माफ कर देना, हमारा इरादा आपके दिल को ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि बस ये समझाना था कि हमारी रोजमर्रा की जरूरत बाथरूम से जुड़ी है और 4 देवरानी जेठानी के बीच एक बाथरूम होना मुनासिब नहीं था। हाँ बहू, मैं समझ रही हूँ, वो तो भला हो दीप्ति बहू का जिसने गहराई से मुझे बाथरूम बनाने की बात समझाई, मगर खबरदार जो फिर कभी तुम तीनों ऐसी बात के लिए रूठ कर ससुराल से मायके गई। जी माँ जी, हम समझ गए।
उस दिन के बाद से बाथरूम को लेकर देवरानी जेठानी के बीच कभी खिटपिट नहीं होती। वह चारों मेल मिलाप के साथ रहने लगती हैं। इसी के साथ 4 देवरानी जेठानी के बीच एक बाथरूम की ये कहानी यही होती है समाप्त। गांव में 3 मॉडर्न जेठानी, 2 संस्कारी देवरानी। बहादुरगढ़ गांव में रहने वाली प्रेमा देवी के 5 बेटे थे, जिन्हें प्रेमा देवी ने गांव में 12वीं तक पढ़ाने के बाद कॉलेज की पढ़ाई के लिए शहर भेजा था। एक दिन कांची प्रेमा से कहती है, और बताओ प्रेमा, कब आ रहे हैं तुम्हारे 5 पांडव शहर से? बस बीते दिनों तार भेजा था। अब की बरस 5 की पढ़ाई पूरी हो जाएगी, जिसके बाद सरकारी सर्विस में मेरे बेटों की बहाली हो जाएगी, तो घर संसार भी बस जाएगा। प्रेमा कांची से अपने मन की अभिलाषा बता ही रही थी कि अचानक उसके 3 बेटे रोहित, अंशुल और राजवीर 3 लड़कियों के साथ चले आते हैं। उनके तंग शॉर्ट कपड़े, हाई हील्स चीख चीख कर उनके शहरी होने का बयान दे रहा था। पूरे गांव की नजर उन्हीं पर गड़ी हुई थी। अरे ऋतिक, अंशुल, राजवीर, तुम तीनों यूं अचानक गांव? ना कोई चिट्ठी, ना कोई संदेश, और ये अंग्रेजी मेम साहब कौन है? अपनी माँ प्रेमा की पूछताछ देखकर राजवीर के चेहरे की हवाइयां उड़ जाती हैं और वह झिझकते हुए कहता है, वो माँ, ये तीनों आपकी बहू हैं। ये सुनकर प्रेमा का चेहरा पीला पड़ जाता है और वह माथे पर हाथ धरकर बोलती है, वाह रे मेरी नकारी औलाद, क्या खूब दिन दिखाया। इन मॉडर्न लड़कियों से शादी करके अपनी माँ के सपने को मिट्टी में मिला दिया, सुध-बुध बिसरा दिया था क्या? जो इन अदनंगी लड़कियों को लुगाई बनाने से पहले एक बार भी जात बिरादरी के बारे में नहीं सोचा। ओह गॉड सासू मॉम, अब बंद भी कीजिए ये सो कॉल्ड सास वाला मेलोड्रामा। इन देसी लोगों का यही ड्रामा है, भावनाओं में बहते रहते हैं। क्या खराबी है हमारे कपड़ों में? थोड़े छोटे ही तो हैं। अरे खराबी शब्द ही फीका है तुम तीनों के तंग कपड़े के आगे। ऐसा लग रहा है जैसे फैशन के आड़ में बचिया का फ्रॉक लटका लिया हो। ये सुनकर तीनों शहरी बहुएं गुस्से में तिलमिलाकर कहती हैं, हे यू ओल्ड लेडी, तुम होती कौन हो हमारे फट्टे में टांग अड़ाने वाली? जिसकी लास्ट, अगर और बेइज्जती नहीं करनी तो पतली गली पकड़ लो। प्रेमा की तीनों शहरी मॉडर्न बहुओं का बिगड़ैल बोलबाला सुनकर कांची वहां से चली जाती है। मगर उस रात प्रेमा की आंखों में नींद जैसे दुश्वार हो गई थी। आज पूरे गांव घर में मेरी ही शहरी मॉडर्न बहुओं की चर्चा चल रही होगी। इससे पहले कि मेरे 2 बेटे मोहित और युग भी मनमौजी की तरह मॉडर्न बहू ले आए, समय रहते मुझे उनकी शादी कर देनी चाहिए। इस तरह प्रेमा देवी अपने बचे हुए दोनों बेटों की शादी भारती और देविका नाम की 2 सर्वगुण संपन्न संस्कारी बहुओं से कर देती है। जैसे ही दोनों संस्कारी देवरानी ससुराल में मॉडर्न जेठानियों को देखती हैं, तो उनके चेहरे पर शिकंज उभर आती है। तभी स्टेला कहती है, ऐना मीशा, जरा देखो तो हमारी सो कॉल्ड संस्कारी देसी देवरानी हमको कैसे घूर घूर कर देख रही हैं। कोई बात नहीं, देखने दो। वैसे इनका ये सलमा सितारा वाला लल्लन टॉप लहंगे की तड़कीली भड़कीली चमक मेरी आंखों में चुभ रही है। लेट्स गो लेडीज। तीनों मॉडर्न जेठानियां अपने फैशन का जलवा दिखाकर इतराती हुई कमरे में चली जाती हैं और प्रेमा कहती है, बहू, अपनी शहरी मॉडर्न जेठानी की असरफिरी दशा देखकर तुम समझ गई होगी। जब से आई हैं पूरे गांव में थू-थू हो रही है। मेरे लिए तो ये देखना मर मिटने जैसा हो गया है। इसलिए मैंने तुम्हें बहू बनाया ताकि संस्कार की संगति करके मेरी मॉडर्न बहुओं का मन फिराव हो सके। माँ जी, आप फिक्र मत कीजिए, हमारी मॉडर्न जेठानी को बदलने की जिम्मेदारी हम पर छोड़ दीजिए। दोनों संस्कारी देवरानी अपनी शहरी मॉडर्न जेठानियों को बदलने के मिशन में लग जाती हैं। अगली सुबह, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। पता नहीं कौन गवार फटे ढोल की तरह हल्ला मचा रहा है सुबह सुबह। अब तो देखना ही पड़ेगा। तीनों मॉडर्न जेठानी गुस्से से आग बबूला होकर कमरे से बाहर आकर कुड़कुड़ाती हुई कहती हैं, बंद करो ये घंटा बजाना सुबह सुबह, सर दर्द कर दिया। ओहो जेठानी जी, भगवान के मंदिर में कुड़कुड़ाना अच्छी बात नहीं। बंद करो ये बकवास। तुम दोनों के पास कोई दूसरा काम धंधा नहीं है क्या, जो इस घंटी को बजा बजा कर हमारी बैंड बजा रही हो? गंवार कहीं की। जेठानी जी, आपके लिए भले ये गंवारपंती है, मगर हमारी भाषा में इसे संस्कार कहते हैं। अरे देविका, शायद इन्हें संस्कारों से भेंट नहीं हुई होगी। शहरी माहौल में जो पली बड़ी है हमारी मॉडर्न जेठानी, तभी तीनों की तीनों खुद को 30 मार खा समझती है। बंद करो अपनी जुबान। तुम 2 कौड़ी की देवरानी खुद को समझती क्या हो? 6 मीटर की साड़ी पहनने से संस्कार साबित नहीं हो जाते। न कपड़े पहनने ओढ़ने की ढंग है, न मेकअप का। बड़ी आई छत्तीसगढ़ों वाली संस्कारी बहू बनने। हाँ,
ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं। दोनों देवरानी अपनी जेठानी को संस्कार के सांचे में ढलने की अनगिनत कोशिश करती हैं, मगर शहरी मॉडर्न जेठानियों के अतरंगी हरकतों में कोई भी इजाफा नहीं आता। एक रात की बात है। माँ जी, जेठानी जी, खाना बन गया है, सभी आ जाइए। अरे वाह बहू, आज तूने मेरी पसंद का खाना बनाकर दिल खुश कर दिया। सचमुच आरती और देविका, माँ बिल्कुल सच कहती है। तुम दोनों में संस्कारी बहू के 36 गुण कूट कूट कर भरे। संस्कारी बहू के साथ गुणवान गृहिणी भी हो। अपनी देवरानी के संस्कारों की बखान सुनकर मॉडर्न जलकोकड़ी जेठानी नाक चढ़ाकर चिल्लाती हुई कहती है, राजवीर, हमारी देसी देवरानी के खाने में ऐसा भी कौन सा खजाना नजर आया तुम्हें जो रमता जोगी बने बैठे हो? अरे ये भी कोई खाना है? हमें ये घास फूस खाने की आदत नहीं है। जाओ जाकर हमारे लिए फटाफट व्हाइट सॉस पास्ता बना कर लाओ। ये खाना तो आपको खाना ही पड़ेगा जेठानी जी, क्योंकि ये हमने खास आप तीनों के लिए बनाया है। ये देहाती देवरानी, अब तुम हमें बताओगी कि हमें क्या खाना चाहिए? हे भगवान जेठानी जी, जरा अपनी अंग्रेजी जुबान पर ताला लगाकर अपने चरमराए बॉडी पर नजर दौड़ाइए। तीनों कैसे सूखकर काटा हो गई हैं। थोड़ा तो अपने सूखे शरीर पर तरस खाइए, वरना एक दिन हवा का तेज झोंका चल गया ना तो आप तीनों को उड़ा ले जाएगा। ये सुनकर ससुराल के सभी सदस्य जोर जोर से हंसने लगते हैं। दो कौड़ी की देवरानी, हमारा मजाक बनाती हो? तुम जैसे जाहिलों को क्या पता हमारे शहर में पतलापन नहीं बल्कि बॉडी मेंटेनेंस कहते हैं। हाँ, स्टूपिड सो कॉल्ड संस्कारी बहुएं। तीनों मॉडर्न जेठानी अपने तेवर दिखाकर कमरे में चली जाती हैं। ऐसे ही एक शाम अपनी जेठानियों को बाहर आता देख देविका बोलती है, जेठानी जी, अब तीनों कहीं जा रही हैं क्या? हाँ, घर में बैठे बैठे बोर हो गई हैं, इसलिए बाजार जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ मॉल तो है नहीं जहाँ हम मॉडर्न जेठानी जा सके। तो क्या आप लोग इन कपड़ों में जाएंगी? सो वॉट, हम इन कपड़ों में कंफर्टेबल हैं। और दूसरी बात, हमें तुम जैसी संस्कारी देवरानी जैसा बनने में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है। ये 6 मीटर की साड़ी और 36 गुण तुम्हें मुबारक हो। लेट्स गो लेडीज। तीनों मॉडर्न जेठानी मिनी स्कर्ट और हाई हील्स पहनकर बाजार निकल जाती हैं। पूरे बाजार में नजर उन पर ही गड़ी होती है। तभी अचानक तेज रफ्तार में आ रही एक कार में स्टेला के स्कर्ट का हिस्सा फंसकर फट जाता है। डैम, मेरी ड्रेस! एना, मीशो, मुझे कवर करो। दोनों जेठानी उसे कवर कर लेती हैं। तभी वहां से गुजर रही गुंजन नाम की एक लड़की अपना दुपट्टा उसे देकर बोलती है, ये लो, ये दुपट्टा, थैंक यू सो मच। मेम साहब, ये तो हर दिन का हो गया है। आप जैसे शहरी लोगों के लिए तंग छोटे कपड़े फैशन बन गया, मगर सूट साड़ी हम भारतीय महिलाओं का कल्चर है। और जानती हैं, सूट में दुपट्टा इसीलिए दिया जाता है कि अगर कभी सूट की सिलाई उभर जाए तो हमें भरे समाज में रुस्वाना होना पड़े। और 6 मीटर की साड़ी में ही एक संस्कारी औरत की असली छवि उभरती है। इस तरह वह अनजान लड़की मॉडर्न जेठानियों को संस्कार के मायने सिखा जाती है। उस पल उनकी आंखों में पछतावे के आंसू ठिला रहे थे। अगर हमने पहले ही अपनी देवरानी की बात मानी होती तो आज ना हम जेठानी की जग हंसाई होती, ना ये दिन देखना पड़ता। इसके बाद तीनों जेठानी घर आकर अपनी देवरानी से माफी मांगती हैं, जिसे देखकर देविका कहती है, कोई बात नहीं जेठानी जी, जो हुआ उसे बुरा सपना समझकर भूल जाइए। बस आप तीनों ने संस्कार का असल सबक सीख लिया, यही बहुत है। उस दिन के बाद से तीनों शहरी मॉडर्न जेठानी अपनी संस्कारी देवरानी के तौर तरीके सीखकर उनके साथ घुल मिल कर रहने लगती हैं।